हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन फी। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और आज मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 4 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज देख लीजिएगा। और डरने की बात नहीं है, 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पिछले पार्ट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले के पार्ट्स में मैंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग समझाने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाई थी। अब मैं क्वांटम फिजिक्स समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि क्वांटम फिजिक्स का रोल क्या है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को डेवलप करने में। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्वांटम फिजिक्स ज्यादा बेटर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, या उससे खराब है, या उसके बराबर है। ये सब डिस्कशन होगा। पर शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज, और कमेंट करके मेरे को बताना कि और भी क्या चीज पे मैं वीडियोस बनाऊं। आज के टॉपिक्स हैं फंडामेंटल फोर्सेस, बोसॉन्स एंड फर्मियंस जो कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पार्ट्स हैं, क्या होते हैं मैं बताऊंगा। और तीसरा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोवीक फोर्स। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, क्योंकि बच्चे एंड तक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये टॉपिक बहुत हैवी टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट मैं बताते बताते थक जाता हूँ, इट्स क्वाइट हैवी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 15 या 20 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूं। तो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब है ऐसे फोर्सेस जो पूरी दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने फोर्सेस गिनवा सकते हो मेरे को, तो आप 4 नहीं, आप 10-20 गिनवा दोगे। आप मेरे को बोलोगे ग्रेविटी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, टेंशन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्ट्रिंग फोर्स होता है, इस तरीके के और भी बहुत सारे फोर्सेस आप गिनवा सकते हो। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ फंडामेंटल फोर्सेस की, मतलब ये जितने भी फोर्सेस आपने मुझे गिनवाए, इन सारे के सारे फोर्सेस को हम 4 फोर्सेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो 4 फोर्सेस कौन कौन से हैं? वो 4 फोर्सेस हैं ये: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों के अंदर ही सारे फोर्सेस आते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्ट हैं। ठीक है, इन चारों पे डिस्कशन करते हैं कि ये चारों होते क्या हैं। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ये चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया मास और एनर्जी से बनी है, और हमने E=mc² के थ्रू ये बता दिया कि मास और एनर्जी दोनों एक ही एंटिटी होते हैं। तो कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है, एक ही थ्योरी में ले आए मास को भी एनर्जी को भी। अब ये जो मास और एनर्जी है वो फोर्सेस के कारण वर्क करते हैं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर भी अंदर में फोर्सेस लग रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, जो भी वाइब्रेशन है, मेरा हाथ मूव हो रहा है, ये वीडियोस जो बन रही हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स है, इतनी सारी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो दुनिया मास और एनर्जी से बनी, और मास और एनर्जी कैसे काम करती है? थ्रू फोर्सेस। तो अगर हम लोग फोर्स को भी अच्छे से समझ जाएं तो हम लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए इस पार्ट में मैं ज्यादा फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो समझते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं क्या, और बाकी जो दूसरे फोर्सेस है जिनका नाम आपने सुना है वो किस तरीके से इसके अंदर आते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहला फोर्स है, अच्छा ये डायग्राम देख लीजिए, वी कैन सी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, ये 4 हैं। इन चारों का नाम याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? वही है जिसने एप्पल को न्यूटन के सिर पे गिराया और उसके सिर पे चोट लग गई। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आपको गिनवाए उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर। अब आप बोलोगे कि सर ग्रेविटी से तो ब्लैक होल बनता है सर, वो तो बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स वो पावरफुल है, लेकिन वो अगर सिंगली हम लोग बात करें, हम लोग बोले कि 1 यूनिट मास और 2 यूनिट मासेस है, इन दोनों के बीच का फोर्स कंपेयर करें बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में, तो वो बहुत वीक है। मतलब कलेक्टिवली वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हम एक यूनिट का बात करें तो इट इज द वीकेस्ट अमंग ऑल दी 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये एक लॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब क्या? रिपल्शन नहीं करता है। मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन होता है, राइट? मैग्नेट्स में ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, वहां पर ग्रेविटी के अलावा और भी अलग फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो लग रहा है। तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, मतलब 2 मासेस के बीच में, ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो 2 मासेस के बीच में लगता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब 2 मासेस कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो एंटी ग्रेविटी की जो मूवीज आती है ना, वो थियोरेटिकली अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू न्यूटन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ठीक है,
अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि न्यूटन गलत था और उसकी ग्रेविटी की थ्योरी गलत थी, जो आइंस्टीन ने प्रूव की थी। तो आइंस्टीन की ग्रेविटी को प्रूव करने के बाद क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको पता चला कि ग्रेविटी सिर्फ मासेस को अट्रैक्ट नहीं करती है, इनफैक्ट अगर कोई मासलेस चीज भी है तो उस पर भी वो इफेक्ट कर सकती है अगर उसके पास मोमेंटम है तो। जैसे कि लाइट के पास मोमेंटम होता है, मास नहीं होता है, पर मोमेंटम होने की वजह से वो ग्रेविटी में इफेक्ट आ जाता है, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे पड़ता है, लाइट भी बेंड होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो स्पेस को भी बेंड कर सकता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पिछले के पार्ट्स में मैंने समझाया था किस तरीके से आइंस्टीन ने बताया है कि ग्रेविटी काम करती है। ओके, उसके बाद इट कैन ऑल्सो स्लो डाउन टाइम। क्यों स्लो डाउन कर सकता है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 2 में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं होता है, और ग्रेविटी अगर स्पेस को बेंड करती है मतलब वो टाइम को भी बेंड कर सकती है, और अगर वो टाइम को भी बेंड करेगी तो टाइम स्लो हो जाएगा, मतलब टाइम कंपैरेटिवली काम करता है। अगर ज्यादा ग्रेविटी में आप रहेंगे तो आपका टाइम धीरे बीतेगा एज कंपेयर टू मी जो कम ग्रेविटी में है। तो अगर मैं अर्थ पे हूँ, आप ब्लैक होल पे हो, तो आपका 1 घंटा बीतेगा और मेरा हो सकता है 100 साल बीत जाए। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात। दिस इज माई फेवरेट फोर्स, ग्रेविटी इज माई फेवरेट फोर्स। भले ही कमजोर है कोई बात नहीं, वीकेस्ट है कोई नहीं, कलेक्टिवली ब्लैक होल बना देता है भाई, स्पेस को पूरा वार्म होल्स क्रिएट कर देता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस। चलो फिर सेकंड पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये फोर्स जो है वो ग्रेविटी से स्ट्रांग है पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं, अभी बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, जो कि पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड करता है। और ये सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करता था, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि चार्जेस क्या क्या हैं। अगर पॉजिटिव या सेम साइन के चार्जेस हैं तो रिपेल होंगे, और अगर अपोजिट साइंस के अगर चार्जेस हैं, जैसे एक प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसा फोर्स जो सिर्फ चार्जेस के बीच में लगता है, जो एकदम चार्ज पे ही बेस्ड है। ग्रेविटी ऐसा फोर्स जो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन, टेंशन, मस्कुलर फोर्स और ये जो बाकी जो फोर्सेस के नाम जो शुरू में मैंने गिनवाए थे कि सर ये 4 फंडामेंटल के अलावा और भी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स है ना, तो ये फोर्सेस किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, देखो मान लो अगर टेंशन का बात करते हैं, ये एक रस्सी है, इस रस्सी में तुमने एक मास लगाया, अब ऐसे खींच रहे हैं, जब ये मास खींच रहे हैं तो इस रस्सी के सारे एटम्स भी एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, पर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। उस वजह से यहाँ जो टेंशन फोर्स है, वो टेंशन फोर्स आ कहां से रहा है, डीप डाउन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। फ्रिक्शन भी समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है। फ्रिक्शन में बोलते हैं ना अपन, इंटरलॉकिंग होता है, सरफेसेस अगर रफ हैं तो उनके बीच में कैसे होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग इस बेस पे होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाथ के भी इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने रब किया तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में है वो लोग एक लॉकिंग बना लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण काम आ रहा है। तो जो फ्रिक्शन भी लगता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मेरे मसल्स मूव कर रहे हैं जिनको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर मैं तेज जा रहा हूँगा तो आप YouTube पे उसको स्लो कर लेना, अगर मैं स्लो जा रहा हूँ तो YouTube पे स्पीड को फास्ट कर लेना। आई एम नॉट श्योर मैं कितना तेज जा रहा हूँ, पर ये जो 4 फोर्सेस मैं समझा रहा हूँ वो क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर की बात है, तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारा बायोलॉजी, सारा केमिस्ट्री चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारा का सारा चार्जेस चलते हैं, और चार्ज से ही पूरा का पूरा दुनिया बना है देखा जाए तो। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, है ना, ताकत है बहुत इसमें। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में एक साथ होल्ड करके रखता है, राइट। लेकिन ना हम इसके स्टोरी समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत आई कहां से। ठीक है, देखो ये फोर्स नेचर में हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमको मैग्नेट्स के बीच में फोर्स महसूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो ये ग्रेविटी की वजह से गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीजें हम नेचर में देख सकते हैं, डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्स लग रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है, दो प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो जो फोर्स लग रहा है वो हमको दिखाई नहीं देता है, तो इस फोर्स का जरूरत कहां से आया या ये फोर्स डिस्कवर कैसे हुई? तो सी हमने ये शुरू कैसे हुआ बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कवर किया, हमने बोला कि दो सेम साइन के जो भी चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, ये दोनों भी रिपेल करेंगे। अब हमने बोला कि हम किसी भी बड़े, जैसे कार्बन का न्यूक्लियस ले लो, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन जो हैं वो एक साथ ही न्यूक्लियस में स्टेबली कैसे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में तो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस है ना, तो यहाँ पर अगर 6 प्रोटॉन्स है तो वो सबको एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। न्यूक्लियस टूटेगा तो कार्बन एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन है साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ फोर्स होता है और अगर सेंटर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे। तो क्वेश्चन आया कि यार ऐसा तो हो नहीं रहा ना, दुनिया तो एग्जिस्ट कर रही है, हम कार्बन एटम देखते हैं, हम एल्यूमिनियम एटम देखते हैं, तो ऐसा क्या चीज है जो इन प्रोटॉन्स को पास करीब करके रख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बचा के रख रहा है? तो हमने बोला कि कुछ तो फोर्स होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हमने बोला कि वो फोर्स कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। न्यूक्लियर वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस से ये डिस्कवरी की गई कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे थ्योरी बन गई, अब इस पे प्रैक्टिकल वो करना था। तो प्रैक्टिकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये पता चला कि हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो लगता है, पर क्वेश्चन है कि फिर कहाँ लगता है? अब मैग्नेट्स के बीच में लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि मैग्नेट्स भी तो चार्जेस से बने होते हैं। मतलब तुम एटम्स को भी देखो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं वो सारे के सारे चार्जेस से बने हुए हैं। तो हमको क्वेश्चन आया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चार्ज पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह? नहीं, चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब क्या कि अगर आप 10 टू द पावर -15 मीटर 10 टू द पावर -15 मीटर से अगर आप कम डिस्टेंस रखोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, उससे ज्यादा रखोगे तो नहीं लगेगा। चीजें समझ आ रही हैं कि तुम जितना देखो, अगर ये दो प्रोटॉन्स है, इनको करीब लाओगे ना तो रिपेल करते रहेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे इनका डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से कम होगा, इसमें रिपल्शन तो रहेगा ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग जाएगा। तो जो रिपल्शन है उससे ज्यादा ताकत किसकी है? उससे ज्यादा ताकत है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो रिपल्शन हो रहा है ये लोग को जब करीब ला रहे हैं तो, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको होल्ड करके रख रहे हैं। इसीलिए एटम्स में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक साथ एग्जिस्ट कर लेते हैं। अब यही फोर्स होता है जो क्वार्क्स को भी एक साथ रखता है। क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स वो होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनता है। 3 क्वार्क्स मिलके एक प्रोटॉन और 3 क्वार्क्स मिलके एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अप और डाउन क्वार्क क्या है? क्वार्क्स के टाइप है। तो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क मिलके बनता है प्रोटॉन, 2 डाउन और 1 अप मिलके बनता है न्यूट्रॉन। अब ये क्वार्क्स जो होते हैं ये तीनों भी प्रोटॉन के अंदर ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बना के। तो ये जो होते हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि क्वार्क का भी चार्ज होता है, क्वार्क भी +1/3 -1/3 ऐसे फोर्सेस होते हैं। तो ऐसे कैसे वो लोग एग्जिस्ट कर लेते हैं इतना करीब चिपके, टूटते क्यों नहीं है प्रोटॉन्स वगैरह? तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और क्वार्क्स एकदम करीब बहुत कम डिस्टेंस में एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा काम करता है? रबर बैंड की तरह काम करता है। खींचो जितना खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा काम करता है? डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतना फोर्स लगेगा। ग्रेविटी क्या करती है? जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं करता है। क्या करता है? वो रबर बैंड की तरह, तुम जितना दूर ले जाओगे उतना ज्यादा पावर, जितना दूर ले जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा ये। और जैसे ही तुम 10 टू द पावर -15 मीटर से दूर ले जाओगे तो जैसे रबर बैंड टूट जाता है वैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी टूट जाएगा। तो ये कहां कैसे काम कर रहा है? डिस्टेंस बढ़ाओ पावर बढ़ेगा, डिस्टेंस और बढ़ाते जाओ रबर बैंड टूट जाता है। उसी तरीके से जैसे ही 10 टू द पावर -15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा रबर बैंड टूट जाएगा। कहने का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद, ठीक है। नाउ द लास्ट फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स थोड़ा अजीब फोर्स है क्योंकि इस पे बिना ढंग की रिसर्च हुई नहीं है। मतलब ये है, हमने ये डिस्कवर किया है, बट अभी भी साइंटिस्ट इसको ना एकदम डिटेलली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और बहुत डिटेल्ड मैथमेटिकल मॉडल भी नहीं बन रखा है इसका। बट स्टिल हम जितना जानते हैं मैं उतना आपको बता देता हूँ। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही रेडियो एक्टिविटी होता है। तो मैरी क्यूरी को वीक न्यूक्लियर फोर्स को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी में ही। और रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से हो रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है।
ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी वजह से ही यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था, बू, उसके बाद जो भी चीजें फॉर्म हुई, पार्टिकल्स बने, गैलेक्सीज बनी, ये सब में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही जो स्टार्स बने, जो यूनिवर्स बना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग मतलब मैं 10 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे वीक न्यूक्लियर फोर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। वीक न्यूक्लियर फोर्स governs the decay of unstable subatomic particles such as mesons। तो mesons जैसे पार्टिकल जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, वो डीके हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो वो डीके क्यों होते हैं उसको भी कौन एक्सप्लेन करता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ है। न्यूट्रॉन जो होता है वो जब टूटता है तो प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रॉन है, ये टूट के प्रोटॉन बना और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना। लेकिन इनके साथ में क्या एक डिस्कवरी हुआ? ये डिस्कवरी हुआ कि न्यूट्रिनो ना एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। एंटी न्यूट्रिनो का कहां से आया डिस्कवरी? वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू आया। ठीक है, कहने का मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रेडिक्ट किया था कि न्यूट्रिनो जैसा कुछ पार्टिकल होना चाहिए जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटे। तो बाद में डिस्कवर कर लिया कि हाँ भाई एंटी न्यूट्रिनो जैसा कुछ होता है, न्यूट्रिनो जैसा कुछ होता है, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी भी सही है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। नाम से डरना नहीं भाई, क्वांटम वर्ड से लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें तो खुश होना चाहिए, क्वांटम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं QED, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रिचर्ड फैमन ने डिस्कवर किया था, मतलब उस पर डेवलपमेंट किया था बोल सकते हैं। डिस्कवरी क्या बोलूंगा, डिस्कवर तो एक फिजिक्स में ना, डिस्कवरीज जनरली एक इंसान नहीं करता है, उसी को मतलब ग्रो करते जाता है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि किसी ने एक पर्टिकुलर डिस्कवर किया, अदरवाइज चीजों को फिर बढ़ाया जाता है। किसी ने कुछ बोला कि ऐसा होता है, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने आके उसको बोला कि अच्छा हाँ ऐसे में ऐसा भी होगा, और फिर चीजें डेवलप होती हैं। तो किसने डेवलप किया? रिचर्ड फैमन ने 1940s में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डेवलप किया। अब ये क्या है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? ये एक थ्योरी है जो बोलती है कि फोर्सेस जो होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्सेस डज नॉट ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड्स। फोर्स फील्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के फर्स्ट पार्ट में बताया था। क्या बताया था? फराडे जो था, फराडे ने बोला कि अगर दो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो उसको मजा नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पर ये गैप है, इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, एक मैग्नेट को कैसे पता चल रहा है कि दूसरा मैग्नेट है। तो उसने क्या बोला कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस फील्ड की प्रेजेंस की वजह से दूसरे मैग्नेट को पता चल पा रहा है कि हाँ यहाँ पर एक और मैग्नेट है, और फोर्सेस लगती हैं। तो अल्टीमेटली फराडे ने क्या बोला कि फोर्स जो होता है वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? फील्ड्स के थ्रू। अब आई क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 100 साल बाद, उसने क्या बोला? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होता है। फोर्स जो होता है वो फील्ड्स के थ्रू नहीं होता है, बल्कि वो होता है पार्टिकल्स के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में कि यार ये फील्ड नहीं होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए? देखो कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। लाइट को पहले हम लोग कंटिन्यूस मानते थे, ठीक है, एक मतलब कंटिन्यूस एक फील्ड की तरह इमेजिन कर सकते हो तुम कि एक चादर है, एकदम कंटिन्यूस चादर है, और वो लाइट की तरह है। फिर बाद में क्या हुआ कि क्वांटम थ्योरी आई, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट जो होता है वो फोटोन से बना होता है, मतलब अब चीजें कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, थोड़ा 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 करके मिलके बनी है। देखने में ऐसा लगता था कि कंटिन्यूस है, पर वो डिस्क्रीट होती है। तो इसी चीज को लेकर रिचर्ड फैमन ने बोला कि तो फिर जो फोर्स फील्ड है वो भी कंटिन्यूस नहीं होंगी। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो बना हुआ है थोड़े 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 पार्टिकल्स के फोर्स से। मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जैसे फोटॉन्स होता है, वो कंटिन्यूस दिखता है कि लाइट है वो, पर वो एक्चुअल में फोटॉन्स डिस्क्रीट होते हैं। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं फोर्स फील्ड की, तो फोर्स फील्ड भी डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या? कि पार्टिकल्स कैरी करते हैं फोर्स का इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक प्रोटॉन और एक दूसरा प्रोटॉन है, इनके बीच में इनको पता कैसे चल रहा है कि हमको एक दूसरे को रिपेल करना है, इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है। अगर हम उसकी बात माने, किसकी? फराडे की, तो वो बोलेगा कि फील्ड्स हैं, फील्ड्स के थ्रू जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग रिचर्ड फैमन की बातें माने, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, फील्ड्स की वजह से नहीं, पार्टिकल की वजह से। यहाँ से एक पार्टिकल रिलीज हुआ, टपक, ये दूसरे को मिला, तो इसको पता चला कि अच्छा यहाँ पर प्रोटॉन है दूसरा वाला, तो ये फोर्स लगाएगा। फिर ये फोर्स लगाएगा तो ये इधर से फोटोन इसको देगा, इसको पता चलेगा अच्छा यहाँ पर भी प्रोटॉन है, तो ये इधर जाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रांसमिट कौन कर रहे हैं? पार्टिकल्स ही पार्टिकल का फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में पूरा पार्टिकल पार्टिकल पे ही हर चीज, ठीक है। आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी कुछ होती है जो पार्टिकल्स को पॉइंट पार्टिकल्स नहीं मानती, स्ट्रिंग्स मानती है। वो अगले पार्ट में देखा जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि क्यूईडी क्या बोलती है।
देखो QED में ना जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फर्मियंस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था टॉपिक फर्मियंस एंड बोसॉन्स, तो ये टर्म्स है ना, इनको याद कर लो। टफ टर्म्स नहीं है, बस एक नई चीजें हैं। मतलब अगर जो भी पार्टिकल होता है उसको अपन फर्मियंस बोलते हैं, और जो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उनको हम बोलते हैं बोसॉन्स। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है। ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, अब इन दोनों प्रोटॉन को कैसे पता चलेगा कि हम एक दूसरे के आसपास में हमको फोर्स लगाना है। ये प्रोटॉन एक फोटोन रिलीज करेगा, ये फोटोन ट्रेवल करके जाएगा इस प्रोटॉन के पास, इस प्रोटॉन को पता चलेगा, फिर ये प्रोटॉन सेम फोटोन को वापस रिलीज करके दूसरे प्रोटॉन को दे देगा, और जब इनको पता चलेगा तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है, फोटोन के पास मोमेंटम होता है, फोटोन ऐसे रिलीज किया प्रोटॉन फोटोन को, तो खुद भी ऐसे रिकॉइल होगा। जैसे बंदूक में गोली मारते हैं, गोली जाती है तो हम भी पीछे से होते हैं, उसी तरीके से प्रोटॉन के केस में भी क्या हो रहा है, उसने फोटोन फेंका, वो थोड़ा पीछे सरकेगा, फिर ये फोटोन दूसरे प्रोटॉन के पास जाएगा, फिर दूसरा प्रोटॉन फिर फोटोन फेंकेगा, फिर वो भी पीछे होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ही कैरी कर रहे हैं किनको, फोर्सेस को। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है, मैटर पार्टिकल, उनको फर्मियंस बोलते हैं, और जो कैरी कर रहे हैं फोर्स उनको बोलते हैं बोसॉन्स। करेक्ट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जो कैरी करता है उसको ग्लूऑन बोलते हैं, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है उसको W एंड Z बोसॉन्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को करता है कैरी उसको फोटॉन्स बोलते हैं, और जो ग्रेविटी को कैरी करता है उसको ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्रेविटॉन्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ग्रेविटॉन्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, थ्योरेटिकल है ये अभी। बाकी ये तीनों डिस्कवर हो चुके हैं। तो हमने डिस्कवर कर लिया ग्लूऑन्स को, W एंड Z बोसॉन्स को और फोटॉन्स को। तो हम बोल रहे हैं कि तीन फोर्सेस के केस में तो चलो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो QED है वो सही है, पर ग्रेविटॉन्स अभी तक डिस्कवर नहीं है, तो हम अभी भी नहीं बोल सकते कि ये जो पार्टिकल फिजिक्स का जो थ्योरी है कि जो फोर्सेस होते हैं वो फील्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं, पार्टिकल्स के थ्रू होते हैं, वो अभी भी 100% सही नहीं है, क्योंकि उसमें अभी तक ग्रेविटॉन्स नहीं आया है। ठीक है, ग्रेविटॉन्स डिस्कवर हो जाएगा तो QED सही प्रूफ हो जाएगी, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स विल बिकम बेटर देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर अभी तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी को समझाता है, और बाकी की तीन फोर्सेस को क्वांटम फिजिक्स समझाती है। ग्रेविटी को रिलेटिविटी समझाता है, बाकी को क्वांटम फिजिक्स समझाती है। तो क्वांटम फिजिक्स इज लीडिंग राइट नाउ, क्योंकि वो तीन फोर्सेस को एक्सप्लेन कर दे रही है। रिलेटिविटी अभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि वो सिर्फ एक को एक्सप्लेन कर रहा है, बट स्टिल दोनों को हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स जो होते हैं वो फर्मियंस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो मैटर है, और फोटोन जो है वो बोसॉन है। क्यों? क्योंकि वो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैरी करते हैं फोर्स को। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू QED ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। तो ये मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो फोटॉन्स की वजह से लगता है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है। ओके, चलो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो इसके में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। QED में बस इतना समझ गया ना कि फोर्सेस जो होते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि वो फील्ड्स के थ्रू लगते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स आया, उसने क्या बोला, नहीं फील्ड्स के थ्रू नहीं लगते हैं, पार्टिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है फोर्सेस का। ठीक, अब लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोवीक फोर्स? क्वांटम फिजिक्स में इन लोगों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस ले आए। अब इन्होंने बोला कि यार ये चारों को अगर हम लोग कंबाइन कर पाए, जैसे कि मास और एनर्जी अलग अलग थे, इक्वल टू mc स्क्वायर से हमने कंबाइन कर दिया, स्पेस और टाइम अलग अलग थे, उनको भी हमने कंबाइन कर दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो क्या इट इज पॉसिबल कि हम चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस को भी एक साथ जोड़ दें ताकि चीजें और आसान हो जाए, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के और करीब आ जाए हम लोग। तो इन्होंने एक थ्योरी दी 1967 में। क्या थ्योरी दी? इलेक्ट्रोवीक फोर्स नाम का थ्योरी। इलेक्ट्रोवीक फोर्स क्या होता है? उस थ्योरी में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में एक ही के पार्ट हैं। जैसे कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो लोग एक ही के पार्ट हैं स्पेस टाइम के, उसी तरीके से इन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स अलग अलग नहीं है, वो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है, उसके पार्ट्स हैं। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला। ठीक है, तो बाकी दूसरे साइंटिस्ट ने बोला चल ठीक है भाई, तू बोल रहा है, थ्योरेटिकली तू एक्सप्लेन भी कर रहा है, तू मैथ्स भी दे रहा है, प्रूफ कहाँ है, प्रैक्टिकली प्रूफ क्या है? तो इलेक्ट्रोवीक फोर्स की जो थ्योरी थी उसने मैथमेटिक्स में कुछ यूज किया, और जो नंबर्स है उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि W प्लस W माइनस और Z0 ऐसे पार्टिकल्स दुनिया में एग्जिस्ट करने चाहिए अगर इलेक्ट्रोवीक फोर्स सही है तो।
और बाद में ये चीजें डिस्कवर भी हो गई। बाद में W+W- और Z0 नाम के पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स की थ्योरी ने प्रेडिक्ट किए थे। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स ये अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही के पार्ट हैं। जैसे स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, स्पेस टाइम के पार्ट हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स इलेक्ट्रोवीक फोर्स के पार्ट हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में आई विल टॉक अबाउट क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। आज क्या पढ़े थे? क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। क्रोमो का मतलब कलर होता है। अब एटॉमिक लेवल पे कलर का क्या सेंस है, क्योंकि उनके पास तो कलर्स होते ही नहीं, इतने छोटे होते हैं कि लाइट उनसे टकरा ही नहीं सकती, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। तो क्या होता है वो अगले पार्ट में बताऊंगा कि मैं क्रोमो नाम क्यों पढ़ा और कलर का इससे क्या रिलेशन है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ये क्या होती है? ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी में अभी इलेक्ट्रोवीक फोर्स बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स को मैंने जोड़ा था। GUT में साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये तीनों भी एक ही फोर्स के पार्ट हैं, अलग अलग नहीं है। तो वो कैसे हुआ, उस पर क्या डिस्कवरी हुई, वो अगले पार्ट में डिस्कस होगा। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट अगले पार्ट में मैं स्टैंडर्ड मॉडल पे डिस्कशन करूंगा। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? ये स्टैंडर्ड मॉडल पूरे के पूरे जितने भी पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं दुनिया में, उन पार्टिकल्स का एक पीरियोडिक टेबल जैसा एक टेबल बना रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल में। और वो चीजें एक्सप्लेन करती है, मतलब तुम टेबल देख के बहुत सारी चीज बता सकते हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो मैं स्टैंडर्ड मॉडल भी बताऊंगा अगले पार्ट में। चलो फिर, थैंक्स, मिलते हैं फिर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।